हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर पोएट्स एंड पैनकेक्स जो कि अशोका मित्रा ने लिखा है, कंप्लीट समरी के साथ साथ आपके साथ नैरेटिव टेक्निक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के सबसे पहले आपको बता दूं, ये चैप्टर ना बच्चों को बहुत ज़्यादा बकवास लगता है क्योंकि यहाँ पे एक टर्म होती है कम्युनिज्म। वो आपको ठीक से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में है क्या वो बहुत क्लैरिटी आप लोगों को जो है मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारे अशोका मित्रन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। ये एक तमिल राइटर थे जो कि एक स्टूडियो था चेन्नई के अंदर जिसका नाम क्या था, जेमिनाई स्टूडियो। अब इस जेमिनाई स्टूडियो के फाउंडर कौन थे, एस एस वॉसन। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1940 से लेकर 1950 के टाइम की, मतलब कि हम जो है हमारा देश ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज़ाद हुआ ही था, 2 या 3 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस 1940 से 1950 तक की जो है मैं बात करूंगा। उस समय पे जेमिनाई स्टूडियो के अंदर काफ़ी सारे फिल्म जो है बनती थी और हमारे अशोका मित्रन जो थे उनकी जॉब पता है क्या थी कि वो अपने डेस्क पे बैठते थे और न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती थी उनको कट कर करके जो है एक जगह पे चिपकाते थे। इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस तरीके से अपनी जॉब को भी इसके अंदर दिखाया हुआ है। फिर उसके बारे में जो है अब यहाँ पे बात हो रखी है कि पैनकेक का मतलब क्या है। देखो पोएट्स, पोएट्स का मतलब हो गए जो हमारे राइटर हो गए, और पैनकेक्स, पैनकेक्स अब जो है एक मेकअप ब्रांड होती है जो कि एक्ट्रेसेस अपने चेहरे पे लगाती थी उस समय पे। जो है वो काफ़ी जो फेस के पोर्स वगैरह तो उनको छुपाने के लिए पैनकेक्स का इस्तेमाल जो किया जाता था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पैनकेक है वो उस समय पे ट्रक लोड कर भर भर के जो है जेमिनाई स्टूडियो के अंदर जो है आया करता था। भले ऐसा नहीं होता होगा, इसका मतलब ये कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर आया करता था, बट ट्रक लोड होके आता था। ये तो बहुत ही एग्जैजरेट करके जो है वो ह्यूमरस तरीके से जो है अशोका मित्र ने लिखा हुआ है। उसके बाद जो है काफ़ी फेमस एक्ट्रेसेस जो थी वो उसको लगाया करती थी। और ये कहा जाता था, देखो ये जेमिनाई स्टूडियो रियल इमेज है, जेमिनाई स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है ना वो ऊपर था। किसके ऊपर था कि भाई जो रॉबर्ट्स क्लिफ का जो तबेला है। अब रॉबर्ट्स क्लिफ का है कौन है भाई, ये देखो ये रॉबर्ट्स क्लिफ है, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के जो है ना ये ऑफिसर थे। तो रॉबर्ट्स क्लिफ का जो तबेला है उसको जो है कहा गया है कि भाई उसके ऊपर जो है जेमिनाई स्टूडियो का मेकअप रूम जो है हुआ करता था। ठीक है। और कहा यह भी जाता था कि उस समय पे जो है वो रॉबर्ट्स क्लिफ की काफ़ी सारी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंडिया के अंदर हुआ करती थी। तो ये भी जो है उनमें से एक थी। अब उसके बाद ये कहा गया है कि जो ये पैनकेक है वो कौन कौन लगाया करता था। ग्रीता गार्बो, मिस गोहार और वैजंती माला, मतलब कि इनके टाइम पे पैनकेक्स लगाया जाता था। और इनका टाइम कौन सा था, इनका टाइम था वही 1940s 50s वाला टाइम था। लेकिन अगर मैं रति अग्निहोत्री की बात करूं जो कि 1970s की जो है वो एक्ट्रेसेस हैं, उस समय पे जो है वो पैनकेक नहीं लगाया जाता था। समझ रहे हो, उस वक्त कोई और मेकअप वगैरह जो ये सब चीज़ें आ गई होंगी। अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो मेकअप रूम था ना जेमिनाई स्टूडियो को, वो एक नाई की दुकान की तरह जो है लगती थी, जहाँ पे काफ़ी सारी इनकैंडेसेंट लाइट्स थी। इनकैंडेसेंट लाइट्स का मतलब हो गया जिस तरीके से वो 100 वाट के बल्ब नहीं आते थे जो बहुत गर्म हीट जो है वो छोड़ते थे। तो कहते थे काफ़ी सारी जो है मिरर के आसपास इस तरीके से इनकैंडेसेंट लाइट जो है लगी जाती थी। और जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेरी मिजरी होता था। फेरी मिजरी का मतलब है जो जो वहाँ पे इंसान बैठा है, जो भी एक्ट्रेस या फिर जो भी एक्टर वहाँ पे बैठा है, उसको बहुत ज़्यादा हीट जो है, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो होती थी। उस समय पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो शूट्स है वो इंडोर ही हुआ करते थे, और लगभग 5% जो है वो जो शूट हुआ करते थे वो आउटडोर हुआ करते थे। अब यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये जो हैवी मेकअप है ना वो एक्टर्स को अगली बनाने के लिए जो है वो लगाया जाता था ताकि वो स्क्रीन पे जो है वो अच्छे दिख सके। मतलब कि स्क्रीन पे अच्छा दिखाने के लिए उनको इतना सारा मेकअप लगाते थे कि वो रियल अगर उनको देखो तो कोई उन्हें मॉन्स्टर समझे। तो यहाँ पे उनको बताया कि भाई उनको जो है वो क्रिम्सन बना दिया जाता था, उनका चेहरा बिल्कुल लाल कर दिया जाता था, पैनकेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगा लगा के। इतना मेकअप जो उस टाइम पर किया जाता था। अब उसके बाद भाई ये भी बताया गया कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक हायरार्की जो है मेंटेन की जाती थी कि जो चीफ है मेकअप डिपार्टमेंट का, जो चीफ है वो लीड एक्टर के जो है वो या लीड एक्ट्रेसेस के मेकअप करेगा। जो सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड लीड के जो है वो क्या कहते हैं मेकअप करेगा। जो जूनियर असिस्टेंट है वो कॉमेडियंस के लिए जो है वो करेगा। अब क्राउड जो है जब कभी कभी जो है किसी शूट के अंदर क्राउड की जरूरत होती थी तो उसका जो मेकअप कौन करेगा, ऑफिस बॉय करेगा। हालांकि ऑफिस बॉय का काम होता है फाइल्स को इधर उधर लेके जाना, लेकिन वो यहाँ पे ऑफिस बॉय जो है वो किया करता था। अब ऑफिस बॉय जो है एक बड़े से वेसल के अंदर जो है वो पेंट मिक्स करके और सबको जो है बिल्कुल ऐसे जो है पोत दिया करता था, बिल्कुल थिक लेयर जो है वो क्राउड के ऊपर लगा दिया करता था। अब यहाँ पे जो है इन मेकअप का जो है मेन एम ये हुआ करता था कि फेस पे से जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं फेस पे से, वो जो है छुप जाए और कैमरे के अंदर वो सब ना आए। देन उसके बाद जब ऑफिस बॉय की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस बॉय जो है ये अपनी अर्ली 40s के अंदर है, मतलब कि
41 42, ये 42 इस तरीके की उसकी एज है। अब यहाँ पे इसने जो स्टूडियो ज्वाइन किया था वो इसने ज्वाइन किया था ताकि एक स्टार बन सके और वो राइटर बन सके, बट वो बन क्या गया, वो ऑफिस बॉय बन के रह गया है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पोइटिक भी था नेचर के अंदर, मतलब वो काफ़ी सारा शायराना अंदाज जो अपना रखता था, ठीक है, लेकिन वो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर फंसा हुआ था, लोगों का जो है वो मेकअप होता था, किसका, क्राउड का। उसका ये मानना था कि जो उसका लिटरेरी टैलेंट है, मतलब किसी राइटिंग का जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है। और वो अक्सर हमारे जो अशोका मित्रन है, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, उनको जो है इस बारे में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो है दिया करते थे, अपनी जो है अपनी दुख दर्द पीड़ा कष्ट जो है उनको बताया करते थे कि मेरा सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ये वो। मतलब कि हमारे ऑथर जो है वो प्रे करते थे कि कब जो है वो क्राउड की जो है शूटिंग हो और कब जो है उनको इसका बोरिंग लेक्चर सुनना जो है वो ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके की वो जो हमारे अशोका मित्रन प्रे भी करते थे। फिर उसके बाद जो है जो हमारा ऑफिस बॉय है उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। एक बंदा है कोटामंगलम सुब्बू, जो कि जस्ट बॉस के बाद ही है, ध्यान से समझना कि भाई उसका जो गुस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के ऊपर था, वो किसके ऊपर था, कोटामंगलम सुब्बू। इसको जो है वो नंबर 2 भी जो है चैप्टर के अंदर कहा गया है। नंबर 2 इसलिए कहा गया है कि बॉस के बाद जो है वो अथॉरिटी इस पूरे स्टूडियो की कोटामंगलम सुब्बू के बारे में थी। कोटामंगलम सुब्बू कौन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका ये मानना था कि सुब्बू ही जिम्मेदार है इसके फेलियर और नेग्लेक्ट के लिए, कि भाई इसको इतना नज़रअंदाज जो कर दिया जाता है ऑफिस बॉय को, उसके पीछे जो है वो सुब्बू का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो जो कास्ट सिस्टम था इंडिया के अंदर बहुत ही पीक पर था, और क्योंकि कोटामंगलम सुब्बू जो है वो ब्राह्मण थे, तो इसका मानना ये था कि कोटामंगलम सुब्बू का जो है वो एक्सेस बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, इसलिए उसको एडवांटेज मिलती है। और क्योंकि ये उस कास्ट को बिलोंग नहीं करता तो इसको उतनी एडवांटेजेस नहीं मिलती। बात आ रही समझ में? तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कोटामंगलम सुब्बू के लिए जो है वो ग्रजेस रखता था। लेकिन अगर कोटामंगलम सुब्बू की बात करें बेटा, तो उन्हें नंबर 2 कहा जाता था। और जब अर्ली स्टेजेस की बात थी, फिल्म्स की अर्ली स्टेज की, मतलब कि अगर देखो ये एज में जो है वो हमारे ऑफिस बॉय से बड़े ही थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसके टाइम पर भी जो है चीज़ें थोड़ी सी सहूलियत भरी थी। लेकिन अगर मैं कोटामंगलम सुब्बू के अर्ली स्टेजेस की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है फिल्म के अंदर देखा है। और अगर उनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी, अब मैं इनके नेचर के बारे में बता रहा हूँ, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चीयरफुल जो है वो रहते थे। और वो अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लॉयल थे, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से काम करने वाले इंसान थे। और वो काफ़ी सारे जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो है बिल्कुल चुटकियों के अंदर यूँ बना देते थे। मतलब कभी जैसे किसी डायरेक्टर को नहीं समझ में आ रहा कि यार इसको कैसे करना चाहिए, कैसे इसको एक्ट करना चाहिए, तो ये तुरंत जो है उसके जो है सॉल्यूशंस निकाल लाते थे। मतलब ये बिल्कुल टेलर मेड थे फिल्म्स के लिए। मतलब कि टेलर मेड का मतलब हो गया कि फिल्म्स बनाने के लिए, उसके अंदर एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी जो है वो थे इनके पास। ये काफ़ी क्रिएटिव आदमी जो थे, तो इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होने के बाद भी इनके जो है वो दुश्मन थे, जैसे कि ऑफिस बॉय। तो यहाँ पे जो है सुब्बू जो है उन्होंने काफ़ी सारी पोम्स भी लिखी है फोक स्टाइल के अंदर। फोक स्टाइल का मतलब क्या होगा, देखो ये जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। तो जब इंटेलेक्चुअल पर्सन अपनी पोम्स लिखते हैं ना, तो काफ़ी सिलेक्टेड ऑडियंस जो है वो पसंद कर पाती है, सिलेक्टेड ऑडियंस के पास ही जो है वो जा पाती है। लेकिन इन्होंने फोक स्टाइल के अंदर लिखा, इसका मतलब है इनका टारगेट ये था कि अपनी लिखावट को जो है वो मैक्सिमम ऑडियंस तक भी जो है पहुंचाना चाहते थे। तो इंटेलेक्चुअल पोम्स लिख सकते हैं, बट इसलिए फोक स्टाइल जो है वो चूज करते हैं। इन्होंने एक नॉवल भी लिखी जिसका नाम है तिल्लाना मोहन अम्बल, ठीक है। ये साउथ की जो है वो कोई आपकी क्या कहते हैं नॉवल है। इसके अंदर इन्होंने 12 कैरेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और यकीन मानना, एक स्टोरी के अंदर 12 कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने जो है इस तरीके की नॉवल भी लिखी है। और जो है ये बहुत बढ़िया एक्टर भी थे। मतलब देख रहे हो, राइटर भी बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी ये किया करते थे। इनके घर पे जो है हमेशा जो है रिलेटिव्स लोग इनके इनके घर पे हमेशा से रहते ही थे। और इन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि कितने सारे लोगों का अपने घर पे जो है वो पेट भर रहे हैं। तो इस तरीके के जो है हमारे कोटामंगलम सुब्बू जो है वो थे। भले ये बहुत ज़्यादा जेनरस थे, लेकिन उनके जो है वो दुश्मन काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे कि हमारा ऑफिस बॉय, जिसका ये मानना था कि भाई मेरी सारी जो दिक्कतें हैं ज़िंदगी के अंदर उसका जिम्मेदार कोटामंगलम सुब्बू है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टोरी डिपार्टमेंट की। तो स्टोरी डिपार्टमेंट के देखो जो हमारे सुब्बू थे वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट के ही थे, क्योंकि क्या कहते हैं, एक ना एक डिपार्टमेंट का तो इंसान कोई ना कोई होगा ना। तो कोटामंगलम सुब्बू क्योंकि राइटर भी थे तो उनको स्टोरी डिपार्टमेंट में जो है डाला गया था। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके अंदर एक लॉयर भी था, ठीक है। और ये प्रॉपर लीगल एडवाइजेस जो है प्रॉपर दिया करते थे राइटर्स वगैरह को। और यहाँ पे जो है लोग, मतलब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर लोग इन्हें जो है वो ऑपोजिट भी कहा करते थे। ऑपोजिट क्यों कहा करते थे इसको भी जरा ध्यान से समझो। ऑपोजिट इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये उस समय जो है वो गांधी जी के सारे फॉलोअर्स थे।
राइटर्स जो है वो अपनी एक दुनिया के अंदर जो है वो रहते हैं, अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर जो है रहते हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर ये एक लॉजिकल पर्सन आके जो है फिट हो गया था, जो कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है। ये सारे राइटर वगैरह ये बिल्कुल ही जो है वो लॉजिकल प्रैक्टिकल बंदा, तो सब इसको जो है ऑपोजिट कहा करते थे। और क्योंकि उस वक्त जो है वो गांधी जी का एरा था, तो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर सारी जो है वो खादी पहना करते थे, या अपना सूट वगैरह पैंट शर्ट वगैरह ये सब जो है वो पहना करता था। तो यहाँ पे एक बार स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक इंसिडेंस जो है बताया गया, वो क्या था कि एक एक्ट्रेस थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा कर जाती है ना, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि सब शॉक रह जाते हैं उसको देख के कि भाई ये कैसी मतलब इतनी ज़्यादा गुस्सा कोई कैसे कर सकता है। तो ये जो लॉयर होता है वो सीक्रेटली क्या करता है, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। उस समय तो देखो कैमरा वगैरह नहीं हुआ करता था उतना, कि वीडियो आप तो तुरंत फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया, तो उसने वॉइस रिकॉर्ड उसकी कर ली। और उसने जो है इस लॉयर ने उस एक्ट्रेस को वापस से जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुना दी। मतलब कि खुद की आवाज़ सुन के जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। और वो क्योंकि एक सिंपल सी गर्ल थी, वो इतनी ज़्यादा इमोशनली मेच्योर नहीं थी, तो अपनी बातें सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक हो गई। और वो कभी भी उस ह्यूमिलेशन से जो है बाहर नहीं आ पाई, मतलब कि उसको बिल्कुल ज़्यादा शॉक लग गया। और उसका जो एक्ट्रेस बनने का जो सपना था वो बिल्कुल वहीं पे जो है वो एंड हो गया। उसने अपना करियर ही जो है एक्टिंग का करियर वहीं पे ही जो है वो एंड कर दिया। तो ये जो लीगल एडवाइज़र है उसने अनलोइंगली जो है वो उसका जो क्या कहते हैं उसका करियर जो है वो एंड कर दिया था। मतलब फालतू की स्टोरी है, बिल्कुल अजीब सी। ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, क्या मतलब है इसको बीच में डालने के। बट चलो भाई स्टोरी में लिखा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा भी हुआ था। क्योंकि अब यहाँ पे जो है देखो सारे जो है धोती शर्ट्स ये सब जो है पहना करते, तो ये लीगल एडवाइजर टाई पैंट्स ये सब जो है पहना करता था। यहाँ पे अकेला ही था इन ड्रीमर्स के बीच में। ड्रीमर्स का मतलब ये राइटर्स वगैरह सारे सपने अपने देखते थे, अपनी इमेजिनेशन वगैरह में खोए रहते थे, तब जाके स्टोरी लिखते थे। ठीक है, सब जो है गांधी जी को फॉलो करते थे। अब यहाँ पे जो लीगल एडवाइजर था, जो लॉयर था, इसको जो है फिल्म प्रोड्यूस करने की जो है वो इजाज़त थी कि फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसकी फिल्म जो है वो फेल हो गई। तो बाद में जो है वो बॉस जो हमारे एस एस वॉसन होते हैं, वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही जो है बंद कर देते हैं। इसी वजह से जो है एक लॉयर जो है वो अपनी जॉब खो देता है, क्योंकि पोएट्स को जो है वो राइटर्स को जो है वहाँ से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से एक इंसिडेंस भी होता है जेमिनी स्टूडियो के अंदर कि भाई क्या कहते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट भी बंद हुआ था। तो हम इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे आपस के अंदर ग्रजेस जो है वो देख रहे हैं। जेमिनी स्टूडियो के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि वो आपकी एक्ट्रेस वाला इंसिडेंट्स, और ये स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया, ये सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जाननी पड़ेगी आपको कि जेमिनी स्टूडियो जो है वो पोएट्स के लिए एक फेवरेट प्लेस जो है हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक बढ़िया कॉफ़ी जो है मिला करती थी, तो सारे ही पोएट्स वगैरह वहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए बैठा करते थे। और क्योंकि उस समय प्रोहिबिशन के दिन चल रहे थे, मतलब कि अगर मैं 1950s की बात करूँ, तो जब हमारी खुद की सरकार बन गई थी, फिर भी हमें उतना बाहर बाहर जाने की उतनी खास इजाज़त थी नहीं। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी पे मिलना एक प्रॉपर एंटरटेन का जो है वो एंटरटेनमेंट का जो है वो पॉइंट हुआ करता था लोगों के लिए। उस समय पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खादी पहनते थे और गांधी जी को बहुत वर्कशिप करते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब उनकी जो है लोगों की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत कम थी, मतलब उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे कि आज की डेट के अंदर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की जब रैली निकलते हुए देखते हो और पीछे ऑडियंस में से जाके पूछते हो ना कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों आए हो। तो यहाँ पे जो है वो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही कम थी, वो डरते थे कम्युनिज्म से। अब यहाँ पे जो है कम्युनिज्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा चैप्टर से आउट जाऊंगा अभी इस चैप्टर को समझाने के लिए। ये कम्युनिज्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बेटा, होता क्या था, रशियन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो रशिया के अंदर एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा को परेशान करके रखता था। कि मतलब ये लगा लो कि वहाँ पे जब रशिया के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह आई, तो रशिया के लोग जब वहाँ पे काम वाम करने जाते थे, तो उनके वर्किंग आवर्स 16-16 17-17 घंटे की हुआ करते थे। वेजेस उनको उतने ज़्यादा जो है वो नहीं मिला करते थे। तो लोग जो है वो बिल्कुल ज़्यादा राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, काफ़ी सारी जो लैंड थी वो भी राजा के ही लोगों के पास जो है वो लैंड हुआ करती थी, तो उनके पास खुद की लैंड भी रशिया के पास नहीं हुआ करती थी, तो लोग बिल्कुल ही परेशान थे। तो एक टर्म उन्होंने इजाद की वहाँ के लोगों ने, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं। ठीक है, मैं कमा रहा हूँ लेट्स से 5 लाख रुपए, आप कमा रहे हो लेट्स से 10-10 लाख रुपए, और एक बंदा और है वो कमा रहा है लेट्स से 70,000 रुपीज। अब सरकार ने ये तय कर लिया कि भाई हम जो है कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कमाई होगी वो सारी आपको सरकार को देनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा कमाई से क्या मतलब हो गया, सरकार ने बोला कि मान लो हर एक बंदा जो है वो 1-1 लाख रुपए रख सकता है। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए तो 4 लाख रुपए मुझे सरकार को देने पड़ेंगे। आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए तो 9 लाख रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। इसने अगर 70,000 रुपए का कमाए तो सरकार इसको 30,000 रुपए देगी। तो
सरकार का ये मानना था, कम्युनिज्म ये कहता है कि आप जितना भी कमा रहे हो उसको सबको एक जगह पे रखो और सबको फिर जो है इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। रशिया के अंदर ये एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खुद की लैंड नहीं थी, तो ताकि लोग बराबर लेवल पे आ जाए, इसलिए कम्युनिज्म जो है वहां पे अपनाया गया। अब वहां पे जब रशिया के अंदर कम्युनिज्म अपनाया गया, और क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो ब्रिटिश राज चल रहा था, थोड़ा थोड़ा सा निकला था, लोग अभी उतने ज़्यादा डरे हुए थे, और इंडिया के अंदर जो है वो इकोनॉमी जो है उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो यहाँ पे जो है वो कम्युनिज्म के छींटे पड़ रहे थे। तो यहाँ के जो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी कम्युनिज्म को जो है सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कम्युनिज्म जो है वो बाद में रशिया के अंदर भी फेल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कम्युनिज्म जो है उससे इनोवेशन किल हो जाती है। कैसे? जरा ध्यान से समझो। अगर मैं मार्क जकरबर्ग की बात करूं तो उन्होंने फेसबुक इन्वेंट किया, उन्होंने इंस्टाग्राम इन्वेंट किया, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की। अब मान लो भाई देखो, मनी जो है एक मोटिवेशन का सोर्स होता है बहुत बड़ा, ये आप भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूँ। अब मार्क जकरबर्ग को ये पता चल जाए कि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहा हूँ और चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों लोगों को लिए एक नई चीज़ जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में जो मेरी मेहनत मुझे मेरी लग रही है वो सरकार एकदम से जब्त कर लेगी, तो वो क्यों इतनी मेहनत करेंगे? तो उससे हो ये रहा था कि इनोवेशन की हो रही थी, प्लस सरकार के पास जो है अननेसेसरी पावर आ रही थी। लोग सरकार के अंदर अगर करप्ट बैठे हों, वो लोगों को जो है इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो इस तरीके से जो है कम्युनिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खराब रशिया के अंदर बाद में हुआ है। तो क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो इंडिया के अंदर उसके छींटे पड़ रहे थे, तो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके दिमाग में कम्युनिज्म था कि वो इंडिया के अंदर कम्युनिज्म लेकर आएंगे। लेकिन ये जो राइटर्स वगैरह थे कम्युनिज्म से डरते थे। इनका ये मानना था कि क्योंकि जो है कम्युनिज्म को जो फॉलो करता है वो लड़ाई दंगे ज़्यादा कर लेता था, तो उनका ये मानना था कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं और बहुत ही गॉडलेस होते हैं, कि उनके अंदर ईश्वर नहीं होता, वो अपने बाप को मार देते हैं, माँ को मार देते हैं, वो कम्युनिज्म लाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ऐसा सारा जो है वो जो जेमिनी स्टूडियो के जो जितने भी राइटर्स वगैरह सबका ये मानना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे एस वॉसन का भी जो है वो यही मानना था कि भाई कम्युनिज्म अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना आपको कि जो हमारे एस वॉसन थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ बेटा मैं, हमारे जो एस वॉसन थे वो क्या थे बेटा? वो थे आपके एंटी कम्युनिस्ट। वो एंटी कम्युनिस्ट थे, मतलब कि वो ये चाहते थे कि कम्युनिज्म जो है वो ना आए। ठीक है, ये सार अगर आपके दिमाग में चिपक गया ना, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एंटी कम्युनिस्ट थे, इस बात को भी जरा थोड़ा सा ध्यान से समझो। भाई उस समय पे वो क्या चला रहे थे? एक पूरा स्टूडियो चला रहे थे, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पैसा भी अच्छा खासा कमा ही रहे होंगे। तो पैसा जब अच्छा अच्छा खासा कमा रहे होंगे, और अगर कम्युनिज्म इंडिया के अंदर आ गया, तो उनके दिमाग में भी ये आएगा कि यार अगर कम्युनिज्म आ गया तो उनकी एक्स्ट्रा कमाई तो नहीं बोलेंगे, कि उनकी जो मेहनत की कमाई है वो काफ़ी सारी तो सरकार ही ले जाएगी। तो इसलिए वो जो है वो एंटी कम्युनिस्ट थे। अब इस एंटी कम्युनिज्म को फैलाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस पर थोड़ा सा जरा मैं गौर फरमाना चाहूँगा। आ जाओ अब जरा। तो उन्होंने सबसे पहले बुलाया फ्रैंक बकमैन की एमआरए ग्रुप को। अब फ्रैंक बकमैन की एमआरए जो ग्रुप है वो मद्रास आई, उन्होंने मतलब जेमिनी स्टूडियो ने उनका बहुत बढ़िया से जो है स्वागत किया। और ध्यान रखना, इस एमआरए ग्रुप के अंदर जो है 200 फॉरेनर्स थे। अब मद्रास के अंदर जो है वो 200 फॉरेनर्स जो है वहाँ पे आए हुए हैं। अब ये जो 200 फॉरेनर्स थे, ये अपने आप को बोल के आए थे कि भाई हम जो है वो अपना सर्कस वगैरह, अपना प्ले वगैरह जो है वो करते हैं। ध्यान समझना, सर्कस वगैरह प्ले वगैरह अपना करते हैं। तो उन्होंने 2 प्ले किए थे, एक का नाम था जॉथम वैली और एक का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। ध्यान रखना कि जो अब यहाँ पे हमारे ऑथर अशोका मित्रन ये लिखते हैं कि इनको देख के लग नहीं रहा था कि ये लोग जो है सर्कस रेगुलर बेसिस पे करते हैं, क्योंकि सर्कस के जो लोग होते हैं वो ट्रेपीज पे बहुत अच्छे होते हैं। ट्रेपीज मतलब इस तरीके से जो उड़ने वाली वो नहीं होती, जू जू करके उड़ते हैं, है ना? वाली मूवी देखी आपने, हेरा फेरी, उसके अंदर वो जो ऐसे ऐसे करके उड़ते रहते हैं, वो कहते हैं उस पर तो सर्कस के लोग बहुत अच्छे होते हैं। बट ये 200 लोग जो है एमआरए ग्रुप के, ये इस पर अच्छे नहीं लग रहे थे। प्लस सर्कस के लोगों का जो कमांड है वो एनिमल्स पे बहुत अच्छा होता है, और ये कहते थे कि ये जो एमआरए ग्रुप के लोग थे ये तो एनिमल से मिलते ही खाने के टेबल पे थे। इसका मतलब ये है कि वो तो सिर्फ खाना खाने, मतलब चिकन वगैरह जब खाते थे तो ही बस एनिमल से मिलते थे। तो ना ये एनिमल से ज़्यादा उतने अच्छे थे, ना ये ट्रेपीज पे उतने अच्छे थे, तो ये खाक जो है वो कुछ सर्कस वाले हुए, ऐसा हमारे राइटर ने लिखा है एक जगह पे। तो फिर भी वो बताते कि भाई इन्होंने 2 प्ले तो किए थे, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, जो कि बहुत बढ़िया थे। उनके जो सेट्स हुआ करते थे प्ले के, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हुआ करती थी वो काफ़ी इंप्रेसिव जो है हुआ करती थी। और इनफैक्ट जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर के अंदर जो है
ये एक सनराइज और सनसेट का जो है वो एक क्या कहते हैं सेट सा लगाते थे, ठीक है, सीन सा करते थे, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेस तमिल के लोगों को किया है कि मतलब कि जो है एक पर्दा सा डाल दिया, उस पर सूरज सा निकलता हुआ दिखा रहा है, बंदा एक फ्लूट वहां पे बजा रहा है, ठीक है। तो ये जो है तमिल के लोगों को इतना अच्छा लगा कि जो लोग हैं उसको अपने अपने प्लेस के अंदर कॉपी जो है वो करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाद में हमारे अशोका मित्रन को ये पता चलता है कि भाई ये कोई सर्कस वर्कस करने वाले लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो कि कम्युनिज्म को अपोज करते हैं, मतलब कि ये भी एंटी कम्युनिस्ट थे। तो यहाँ पे जो हमारे एस एस वॉसन है, उन्होंने हमारे ग्रुप को बुलाया था ताकि बहुत ही सटल तरीके से, अब देखो यहाँ पे हमारे एस एस वॉसन जो है हमारे जो जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना चाहते थे। ब्रेन वॉश तो इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जेमिनी स्टूडियो का लोगों का पहले ही ये मानना था कि जो है कम्युनिज्म जो है अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं वो भटक ना जाए अपने रास्तों से, इसलिए बहुत सटल तरीके से जो है उन्होंने जो है एस एस वॉसन ने उनके ब्रेन को जो है वो बनाए रखने में प्रक्रिया अपनी निभाई। पहले उन्होंने हमारे ग्रुप को बुलाया कि भाई आप सटल तरीके से अपने प्लेस के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाओ जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं एंटी कम्युनिज्म जो है वो झलके। तो लोगों ने उसको देखा, लोगों को भले उतना समझ में नहीं आया कि ये क्यों है क्या है, लेकिन उनको प्लेज उनके जो है बहुत अच्छे जो है वो लगे, और कहीं ना कहीं सटल तरीके से उन्होंने अपना मैसेज भी जो है वो कन्वे कर दिया। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं जो फ्रैंक बकमैन जो है, ये फ्रैंक बकमैन इसलिए आया था ताकि वो जो है एंटी कम्युनिज्म को जो है वो वहाँ पे फैला सके, समझ रहे हो। तो हमारे जो है हमारे राइटर ये लिखते हैं कि जो बिग बॉसेस है उन्होंने अननोइंगली सपोर्ट किया है। तो अननोइंगली तो देखो ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। अननोइंगली तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे एस एस वॉसन खुद भी एंटी कम्युनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने इसको अलाउ किया होगा फ्रैंक बकमैन को। भाई ऐसी थोड़ी ना 200 लोगों का खाना वाना जो है कोई ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेगा। फिर उसके बाद एक चीज और क्या होती है, अब ये यहाँ पे मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि अननोइंगली तो कुछ नहीं है, इसका बात में इस बात का जवाब मैं अभी आपको चैप्टर के अंदर आगे दूंगा, समझ लो जरा ध्यान से। देखो बेटा, अब क्या होता है कि एक जो है इंग्लिश पोएट आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, स्टीफन स्पेंडर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को जो पता नहीं है कि कौन है स्टीफन स्पेंडर, का उतना नाम लोगों ने नहीं सुना है, राइटर्स ने उतना, जो पोएट्स खुद है उन्होंने उतना नाम उसका नहीं सुना है। बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये एडिटर है, वो बहुत ही टॉल था, बहुत ही सीरियस सा रहता था, बहुत ही इंग्लिश इंग्लिश जो है वो अपना बोलता था। तो बॉस जो है उसने काफी ज्यादा जो अपनी लॉन्ग एक स्पीच दी, ठीक है, जिसके अंदर बॉस की मतलब कि एस एस वॉसन की स्पीच के अंदर जो शब्द थे वो डेमोक्रेसी जैसे शब्द थे, ठीक है, फ्रीडम जैसे शब्द थे, ये वर्ड काफी ज्यादा जो है रिपीट हो रहे थे। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं स्टीफन स्पेंडर ने अपनी स्पीच दी तो इतनी ज्यादा इंग्लिश के अंदर दे दी कि भाई तमिल के लोग जो बेचारे अपने मद्रासी बोलते हैं, कोई तमिल की लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अंग्रेज बंदा क्या बोल रहा है। तो उसका जो आना, तब सब वहां पे बैठ के बिल्कुल पजल लग रहे थे कि भाई ये क्या बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे अशोका मित्रन कहते हैं कि भाई ये बंदा हमारे मद्रास के अंदर, हमारे चेन्नई के अंदर क्यों आया हमारे स्टूडियो के अंदर, इसका कुछ पता ही नहीं चला हमें, बड़ी मिस्ट्री सी बन गई ये तो एक बड़ी। फिर उसके बाद में क्या होता है, बाद में जो हमारे ऑथर को ये पता चलता है कि भाई द हिंदू जो पेपर है ना, उसने एक जो है शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, मतलब वो पब्लिश किया, सॉरी ऑर्गेनाइज किसी और ने किया था, पेपर के अंदर ये न्यूज आई हुई थी। तो वो देखता है कि इसको जो ऑर्गेनाइज किसने किया है, एक ब्रिटिश जर्नल ने ऑर्गेनाइज किया, उस जर्नल का नाम क्या है, द एनकाउंटर, मतलब कि इस ये एनकाउंटर जो जर्नल है उसने जो है ऑर्गेनाइज किया है। और ध्यान रखना इसके जो एडिटर थे वो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। कौन थे, स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पे क्योंकि इस जर्नल के बारे में ज्यादा जो है हमारे अशोका मित्रन को पता नहीं था, तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है चले जाते हैं कि भाई एक बार चेक तो कर लूँ क्या है क्या कैसे नहीं है, तो तब जाके मैं अपना जो है अपनी राइटिंग वगैरह जो इन लोगों को भेजूंगा। फिर वो जो है वहाँ पे एनकाउंटर की कॉपीज को जो है वो रीड करते हैं। जब वो यहाँ पे एडिटर का नाम देखते हैं तो उनके दिल में एक घंटी सी बज जाती है कि अरे ये तो वही बंदा जो कि आया था यार, है ना। तो उनके दिल में एक जो घंटी सी बज जाती है, वो क्या घंटी होती है कि जो एडिटर था वो वही इंग्लिश पोएट था जिसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑथर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा कनेक्टेड जो है फील करता है कि यार ये तो मतलब मैं इस बंदे को लेटर लिखूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि भाई हम जो है ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, अपना मस्त गाना वाना जो है यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं हमारे अशोका मित्रन जो है वो गाने लग जाते हैं कि भाई चलो ये तो बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद, ध्यान से समझना, कुछ सालों बाद जो है फुटपाथ पे से हमारे अशोका मित्रन को कुछ सस्ती किताबें जो है मिल रही होती है, ठीक है। तो वो एक किताब खरीद लेते हैं, द गॉड दैट फेल्ड, किसके कितने में, 50 पैसे के अंदर खरीद लेते हैं। कितने पैसे के अंदर, 50 पैसे के अंदर खरीद लेते हैं। अब उस बुक के अंदर जो है वो 6 राइटर्स के एस्से होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक जो एस्से किसका होता है, स्टीफन स्पेंडर का भी होता है। और यहाँ पे जो है उस
एस्से के अंदर क्या लिखा होता है, उन्होंने अपनी जर्नी बताई होती है कि वो कैसे पहले जो है कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, कैसे उनको कम्युनिज्म पहले ठीक लगता था, फिर बाद में जो है उनको कम्युनिज्म बहुत ही बेकार लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रॉपर जर्नी है वो उस एक ऐसे के अंदर जो है वो बेटा लिखी हुई थी। अब उसको जो है समझ में आ गया कि ये जो मिस्ट्री थी ना वहां पर, कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आया था, ये बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे उनका ये कहना था कि द नेगेटिव रिएक्शन एट जेमिनाई वाज लिंक्ड टू एंटी कम्युनिस्ट थीम्स, कि भाई यहाँ पे जो जेमिनाई स्टूडियो के अंदर हमारे एस वॉसन थे ना, वो कहीं ना कहीं एंटी कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। इसलिए उन्होंने जो है किसको बुलाया था, हमारे स्टीफन स्पेंडर को बुलाया था, क्योंकि इसने एक किताब भी लिखी हुई है, द गॉड दैट फेल्ड, मतलब कि जो कम्युनिज्म जिसको ये पहले भगवान मानते थे, जो कि बाद में बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा फेल हो गया, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि रशिया के अंदर कम्युनिज्म जो है बाद में बहुत ज़्यादा फेल हुआ था। द बॉस में नॉट हैव केयर्ड अबाउट स्पेंडर्स पोएट्री, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं एंड के अंदर आते आते, हमारे अशोका मित्रन खुद कह रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, मैंने आपको बताया था। अब वो वही बात मैं लिखूंगा, उस बात को एंड के अंदर अशोका मित्रन ने बोला है। क्या बोला है अशोका मित्रन ने, ये बोला है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो पोएट है, इस बात से एस एस वॉसन को कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था इनकी बुक से। जो बुक कौन सी थी, गॉड दैट फेल्ड, समझ रहे हो, उसकी किताब से उनको मतलब था गॉड दैट फेल्ड। तभी उन्होंने जो है स्टीफन स्पेंडर को बुलाया था, ताकि बहुत ही सटल तरीके से वो भी अपने विचार कि कैसे पहले वो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, फिर कैसे वो एंटी कम्युनिस्ट बन जाए, वो लोगों तक पहुंचे। बट लोग बेचारे हमारे जो है वो साउथ इंडियन के लोग हैं, है ना, तो उनको बेचारों को इंग्लिश समझ में आई नहीं। तो ये एंड के अंदर आके जो है क्लियर होता है कि हमारे एस एस वॉसन जो है वो एंटी कम्युनिस्ट थे। तो ये बात जो है चैप्टर का सार जो है मैंने प्रॉपर आपको कायदे से समझा दिया, पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। अब अगर मैं नरेटिव टेक्निक की बात करूं बेटा, तो देखो नरेटिव टेक्निक जो है इसके अंदर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है सबसे पहले लिखा हुआ है। जैसे कि आप उसका टेक्सचुअल एविडेंस देख सकते हो, इन दोज डेज आई वर्कड इन क्यूबिकल, ठीक है, जो हमारे अशोका मित्र ने लिखते हैं ना कि स्टार्टिंग के अंदर उस समय में क्यूबिकल के अंदर काम करता था, न्यूज़पेपर कट किया करता था, चिपकाता था, ठीक है, जिस समय पता चलता है कि जो जो स्टोरी है, जो नरेशन है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल और अथेंटिक है। उसके बाद सेटिंग जो है जेमिनाई स्टूडियो की, वो इंडियन सिनेमा की बहुत ही क्लियरली जो है डिस्क्राइब की गई है। जैसे कि मेकअप डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ, उसको बताया गया है कि वो एक बाल काटने वाले सलोन की तरह लगता है। वहाँ पे जो एक्टर्स है वो फेरी मिजरी जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं, है ना, उस इनकैंडेसेंट लाइट्स के बीच में। तो ये जो है प्रॉपर हार्श जो कंडीशन है स्टूडियो की, वो जो यहाँ पे दिखाई गई है। मोटिवेशन जो है करेक्टर्स की वो ये थी कि जो ऑफिस बॉय है, जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा सपने और स्टार बनने के लिए वो ज्वाइन करता है, उसको लगता है कि उसका जो लिटरेरी टैलेंट है वो यहाँ पे जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जो होने लगता है। सुब्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉयल थे, ठीक है, और उनकी जो लॉयल्टी है, इसलिए उनको जो है वो अलग जो है वो लोगों से वो हुआ करते थे, उनके प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। देन उसके बाद आगे अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूं, तो यहाँ पे ना दोनों ही आपको इंटरनल और सोशल दोनों ही तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी अपनी खुद की रिकॉर्डेड आवाज़ सुन के, वो एक इंटरनल शॉक था, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। उसके मन के अंदर ये आया कि यार मैं इतनी खराब भी हो सकती हूँ क्या। तो जब उसके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आया, तब जाके उसने अपना करियर ही जो है वो एंड कर दिया। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है क्या, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक हमें जो है यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, और सोशल मतलब कि आपका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट है, कि भाई जो कम्युनिस्ट आदमी है वो एक गॉडलेस आदमी होता है, मतलब कि जो कम्युनिज्म को फॉलो करता है वो एक निर्दयी आदमी होता है, उसके अंदर कैसा भी कोई दिल नहीं होता। ये भी एक जो है वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर देखा गया। फिर उसके बाद फोर शेडोइंग हमें पता चलती है कि जब एंड के अंदर आते आते जब वो एक बात लिखी होती है ना, कि तब मेरे दिल के अंदर जो है वो एक घंटी बजी, जो हमारे ऑथर लिखते हैं, जिस समय बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो स्टीफन स्पेंडर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आगे जरूर होगा, और जो कि वो हुआ ही, कि जब द गॉड दैट फेल्ड जब जैसे उसको पता चला, तब जाके हमें पता चला कि भाई यहाँ पे जो है वो हमारे स्टीफन स्पेंडर एंटी कम्युनिस्ट जो है वो बना था। तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर, जिसकी नरेटिव टेक्निक्स भी मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से करा दी है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हो, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते आते एक हैशटैग आपको देना चाहूँगा, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो बेटा इन दिनों, यकीन मानना जब एक अच्छी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे क्या राज है, तब उन्हें बताना कि हमारे भूपेंद्र सर ने हमें सिखाया था कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।